हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने इस वीडियो में। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे संख्याओं के बारे में, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और फिर प्रश्नावली 1 की कुछ सवाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना? क्या परिभाषा है इसकी? वे संख्या जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे मान लो ले लेते हैं 5। ठीक है, 5 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? एक तो 5 में 1 का भाग जाएगा और सिर्फ 5 का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी भी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 5 में जब एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य का भाग नहीं जा रहा है, कोई अन्य गुणनखंड इसका नहीं है, तो फिर ये कैसी संख्या है? अभाज्य। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गई। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, क्योंकि 2 में सिर्फ 1 का और 2 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 3, ये भी अभाज्य संख्या है। 3 में भी 1 और 3 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये 3 हो गया। इसके बाद 5, 5 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23, इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं। तो अब देखो, इसमें से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग चला जाए। ठीक है, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य, ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गई भाज्य संख्या। तो अभी अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा पढ़े हम लोग कि वे संख्या जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या में वे संख्या जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या बहुत सारी संख्याएं हो जाती हैं, ऐसे अभाज्य भी हैं। तो जैसे 4 ले लेते हैं, तो 4 में 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा। तो एक और स्वयं के अतिरिक्त इसमें एक और गुणनखंड आ गया जो कि 2 है। तो जब एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड होगा तो फिर वो संख्याएं भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है ना? यानी कि एक और स्वयं के अलावा और किसी का भी भाग जाए। जैसे 10 ले लेते हैं, तो 10 में किसका किसका भाग जा रहा है? 1 का तो जाएगा ही, 1 का हर संख्या में भाग जाता है। 1 के बाद 2 का भी भाग जा रहा है, 2 के बाद 5 का भी भाग जा रहा है, 5 के बाद 10 का भी भाग जा रहा है। तो ऐसे एक और स्वयं के अतिरिक्त और गुणनखंड आ गए, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है ना? तो ये अभाज्य संख्या और ये भाज्य संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्नावली 1 में। ठीक है, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, क्या है सवाल? पहला नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना? जो भी संख्याएं दी हैं उसको क्या करना है? अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहले का पहला है 140, अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। ठीक है, 140 को तो पहले इसका गुणनखंड कर लें। गुणनखंड करते पिछली कक्षाओं में पढ़े रहे होंगे तो सबको आता होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं? 2 से विभाजित करते हैं,
तो 2 सत्ते 14 और ये एक 0 आ गया। फिर से ये 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 से कर लें, तो ये हो गया 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। अब 2 से विभाजित होना बंद हो गया तो 2 के बाद 3 से चेक कर लेंगे, तो 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये संख्या 3 से नहीं होगी, किससे होगी, 5 से होगा, ठीक है ना। तो 5 सते 35 और ये अब ये तो 7 से ही होगा, ठीक है। तो 7 एकम 7, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे और 7, ठीक है ना। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अब 2 की घात 2 2 बार है तो इसको ऐसे लिख दें, 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 1 और 7 की घात 1, ठीक है ना। 2 2 बार है, 5 1 बार है और 7 1 बार है। ये अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल, दूसरा क्या है, दूसरा 156। 156 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो सेम ऐसे गुणनखंड कर लें 2 से, ठीक है ना। ये गुणनखंड करने का तरीका है, 2 से विभाजित कैसे चेक करेंगे कि 2 से ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। इसके इकाई का अंक 0 2 4 6 या फिर 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसकी इकाई का अंक 2 है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 सत्ते 14 बचा 1, तो ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। फिर इसके बाद इकाई का अंक 8 है तो 2 से विभाजित होगी, तो फिर से कर लें, 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18, ठीक है। अब तो ये 2 से होगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 9 आ गया। 0 2 4 6 और 8 के अलावा कोई और अंक आता है तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 आ गया, तो 3 किस सॉरी 9 आ गया। अब 3 से चेक कर लेते हैं कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 3 की विभाज्यता का जो नियम है वो ये है कि किसी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो ये 39 जो है, यदि इसके अंकों को जोड़ें 3 + 9, ये होता है 12। तो 12 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। अब 13 तो 13 से ही विभाजित होगा, तो 13 एकम 13। अब लिख लें इसको, तो ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अभाज्य गुणनफल के रूप में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घाते 2, 3 की घाते 1 और 13 की घात 1। इसका मतलब ये है कि 2 2 बार है, 3 1 बार है, 13 1 बार है, ठीक है ना। अभी अभाज्य संख्या बताए हैं कि 2 3 ऐसी संख्या जो जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा कुछ नहीं होता है तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये अभाज्य 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो ये अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर सवाल क्या है, 3825 यानी 3825, ठीक है। इसका भी गुणनखंड कर लें, तो जब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो क्या होगा, अब ये तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 3 से चेक कर लेते हैं कि कटेगा कि नहीं। 5 2 7, 7 3 10, 10 8 18 यानी कि योग 18 आ रहा है तो 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट लें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21 और 3 बचे 15, ठीक है ना। फिर से 3 से काट लें तो 3 चौ 12, पहले चेक कर लें कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये 7 5 12, 12 2 14 और 1 15 यानी 3 से कट रहा है। तो 3 चौ 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ये हो गया। फिर से चेक कर लें तो 5 4 9, 9 और 2 11 यानी कि अब 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद फिर 5 से करते हैं तो 5 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। तो इसकी इकाई का अंक 5 है तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 5 से कट जाएगी। तो ये हो गया 5 अट्ठे 40, बचा 2 तो ये हो गया 25, तो 55 25। फिर से 5 से कट जाएगा तो 5
5 एकम 5 बचा 3, तो ये हो गया 35, तो 5 सते 35, ठीक है ना। अब ये 17 17 से ही कटेगा, तो ये हो गया, ठीक है। इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लें, 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। 3 दो बार है तो 3 की पावर 2, 5 दो बार है तो 5 की पावर 2, गुणे 17 एक बार है तो 17 की पावर 1। ये अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है ना। गुणनखंड न बनता हो तो सीख के आइए यहाँ कैसे कैसे करते हैं। इसके बाद ये इजी है, ठीक है ना। पिछली छोटी कक्षाओं में ये पढ़ के आए होंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड सिर्फ वही गुणनखंड है, यहाँ पे इसको गुणन अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि ये जो है अभाज्य संख्याएं आई हैं, तो इसको ये बताना है कि कौन सा कितनी बार है, ठीक है ना। ये हो गई। इसके बाद आगे, ठीक है, फोर्थ नंबर, पहले का चौथा नंबर 5005, और एक और है पांचवा नंबर 7429, ठीक है ना। ये है, इसको भी अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड कर लें। गुणनखंड करेंगे ऐसे। अब इसको चेक करें कि दो से तो कटने वाला नहीं है, 3 से 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से काट लें। 5 एकम 5, ठीक है, कोई दिक्कत। ये 0 आ गया, नीचे आ गया, और ये 5 एकम 5, ठीक है ना। अब तो ये 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। गुणनखंड जब करते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं, फिर उसके बाद अब 3 से, 3 के बाद 5 से, 5 के बाद 7 से। तो अब 5 से नहीं कटेगा तो 7 से चेक कर लें, तो 7 से कटता है कि नहीं। तो 7 के विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़े रहे होंगे छोटी कक्षाओं में, कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में घटाते हैं। तो इकाई का अंक 1 है, शेष संख्या बच गई 100, इकाई के अंक का 2 गुना कर दिए तो 2 हो गया, फिर इसको इसे घटा दें तो ये बच जाएगा 98, ठीक है ना। अब 98 क्या 7 से विभाजित है, तो 14 सते 98 होता है, यानी इसका मतलब ये है कि ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 से विभाजित कर लें, 7 एकम 7, बचा कितना, 10 में से 7 चला गया 3, ये हो गया 30, 7 चौ 28, बचा कितना 28, 30 में से 28 चला गया 2 बचा, ये हो गया 21, तो 7 त्रिक 21, ये हो गया 143। अब इसको फिर से चेक करें कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि अब 7 से छोटी संख्याओं से तो कटना संभव है नहीं, तो फिर उससे बड़ी 7 से चेक कर लेते हैं, यदि 7 से नहीं कटेगा तो उससे बड़ी संख्याओं से। तो 143, इकाई के अंक का 2 गुना कर लिए और शेष संख्या 14 बच गई। इकाई के अंक का 2 गुना यानी 3 दूना 6, घटा दे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया, 8 6 14 यानी 8। अब ये तो 8 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये 7 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 7 से विभाजित है नहीं 8। तो 7 के बाद फिर उससे बड़ी संख्या 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 11 के भी विभाज्यता का नियम होता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या फिर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो समस्थान यानी 3 1 4 और 4 इसका अंतर करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो 11 एक कम 11 और बचा कितना, एक 3 बच गया, तो ये हो गया 33, 11 तिहाई 33, ठीक है ना। ये हो गया, और 13 से ये कट जाएगा, 13 एक कम 13, ठीक है ना। ये विभाज्यता का नियम समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, किसी दिन बता देंगे, ठीक है, अलग से वीडियो बना के। तो इसको अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, इसका मतलब 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और फिर 13 की पावर 1, ठीक है ना। ये हो गया, कोई दिक्कत। इस प्रकार से अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए ऐसे, ठीक है। ये 5वां नंबर सवाल क्या है, 7429, तो इसका पहले गुणनखंड कर लें, 7429, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो चेक कर लें इसको किससे कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, इकाई का अंक 9 है, 3 से भी नहीं कटेगा,
5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, और 13 के बाद आता है 17, तो ये 17 से कटेगा, ठीक है ना। तो 17 चौको 68, बच कितना गया 6, तो ये हो गया 62, 17 या 51, 62 में से 51 गया, बच गया 11, ये हो गया 19, तो 17 सत्ते 119, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद इसको चेक कर ले, क्या ये 17 से कटेगा, तो 17 दूनी 34, और ये बच गया कितना 9, तो अब 17 से भी नहीं कटेगा, 17 के बाद आता है 19 से, तो 19 से कटेगा ये, 19 दूना 38, बचा कितना 5 बच गया, 19 तिया 57, ये हो गया, और इसके बाद 23, तो 23 एकम 23, तो अब इसको लिख लें 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करें इसको, तो 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1, यानी 17 की घाते 1, 19 की घाते 1, 23 की घाते 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये पहले का पूरा हो गया, जहाँ कहीं पे भी दिक्कत आई होगी तो बताना, ठीक है ना, दोबारा बता देंगे। अब इसके बाद दूसरे सवाल में चलते हैं, ठीक है। नंबर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं, ठीक है ना। पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उसके बाद ये बताना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है और उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। पहला नंबर जो सवाल है दूसरे का, वो कितना है 26 और 95, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका छोटी कक्षाओं में, सेम टू सेम वैसे ही निकाल लेंगे। पहले 26 का गुणनखंड कर ले और उसके बाद 95 का गुणनखंड कर ले। तो 26 का गुणनखंड कर ले, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, यानी कि 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 13। इसी प्रकार से 95 का भी कर लें, 95 का ये हो जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 13 से 7 से कट जाएगा, किससे 7 से, तो 13 सते 95 और 13 एकम 13, ठीक है। 95 बराबर हो गया 7 गुणे 13। तो पहले एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे कि जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो, ठीक है। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, यानी इसका एक जोड़ा बन रहा है, तो 13 बाहर आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे कि एचसीएफ 26 और 95 का बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना। इसी प्रकार से एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 26 और 95 का कितना 2 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है ना। एलसीएम एलसीएम में सब कुछ ले लेते हैं एक एक बार, जो जितनी बार अधिकतम घात लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 एक बार है ले लिए, 13 एक बार है उसको भी ले लिए, 7 एक बार है उसको भी ले लिए, ठीक है ना। तो जो अधिकतम घात होती है उसको ले लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो सबसे कम बार हो और दोनों में होनी चाहिए, जैसे 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो इसलिए 13 को ले लिए। तो अब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और गुणे 13, तो ये हो जाएगा 14 गुणे 13 बराबर 14 त्रिक 42 की 2, बच गया 4, 14 एकम 14, 14 और 4 18, 182। तो एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का 182। अब जांच भी करना है कि जो 26 और 95 का जो गुणनफल है, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब सूत्र भी होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ कितना है, दो संख्याएं 26 और गुणे 95, ठीक है।
और HCF कितना है 13 और गुणे 182, ठीक है। गुणा कर लें तो गुणा करने पर कितना आएगा, 13 दूनी 26 की 6, हासिल बच गया 2, 13 अट्ठे 104 और हासिल 2 बचा था तो 106 की 6, हासिल बच गया 10, 13 एकम 13 और 13 और 10 23, 2366 और 26 एकदम 26, ये भी हो गया। यानी इसका भी गुणा करेंगे तो 2366 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो दोनों पक्ष बराबर आए हैं कि नहीं आए हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो HCF और LCM हम निकाले हैं ये दोनों कैसे हैं, सही हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से निकालते हैं दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCF, ठीक है।